हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। इस बार मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का जो 20 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसका एक पेपर लेकर आया हूँ कि किस तरह का पेपर होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आएंगे, किस तरह उनको हल करने हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपके बीच मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से पहुँचा हूँ। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, जिनके तत्वावधान में ये आपकी जो बोर्ड की परीक्षा वो होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा इसका नाम है और अंग्रेजी का पेपर। मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए रहेंगे 80, यहाँ पे जो लिख रखे हैं 80 नंबर का आपका पेपर है और ड्यूरेशन यानी टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का इसको हल करने के लिए। बिना स्किप किए बच्चों इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप 80 में से 80 नंबर भी ला सकते हैं, पूरे के पूरे। एक भी अंक आपका नहीं कटेगा यदि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया और सुन लिया। तो शुरू करने से पहले एक निवेदन, जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि इस तरह के और वीडियोज आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। कहीं आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अपनी अवश्य लिखनी है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। आपको हल करने के लिए 4 आंसर दे रखे होंगे और एक एक नंबर के है ये सारे प्रश्न। हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज, यहाँ आपको आर्टिकल ऊपर लिखा हुआ देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों में से कोई एक चुनना आपको, ये 4 जो वर्ड्स दे रखे हैं इनमें से। अब यहाँ पर इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज खाली जगह एनवेलप। एनवेलप यानी स्पेलिंग इसकी वोवेल्स से चालू हो रही है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल्स जैसा है, इसलिए आएगा एन, यानी सी आपका विकल्प सही है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। किंगडम से कौन सा शब्द रिलेटेड नहीं है इन चारों में से? प्रिंस, किंग, मिनिस्टर, ये तीनों है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड। आपको भले ही एक जैसे दिख रहे हैं, ये WAR, CAR, FAR, BAR, लेकिन इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे, उच्चारण करेंगे तो अलग ध्वनि आएगी। तीनों की एक जैसी आएगी, चौथे की अलग आएगी। जैसे मैं बोल के सुनाता हूँ, ये लिखा हुआ है वॉर, कार, फार, बार। अब आपको पता चल गया होगा मेरे उच्चारण करने से कि कौन सा अलग है, तो आपका राइट आंसर है ए। यहाँ पर इसका जो उच्चारण है वो वॉर हो रहा, वॉर। बाकी सब का, यानी यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही है, बाकी सब में आ की ध्वनि आ रही, तीनों, इन तीनों में। इस तरह आपको इनको पढ़ के अच्छी तरह से इसका उच्चारण करके सही विकल्प का चयन करना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे, सारे दिखने में एक जैसे लग रहे हैं इसलिए। 3 क्वेश्चन हो गए आपके एक एक नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, आई वॉज वॉकिंग, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स, लोग जो अगले घर में रहते हैं वो अच्छे पड़ोसी है, ये सेंटेंस का हिंदी अनुवाद हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, राहुल जंप्ड, राहुल ने जंप लगाई, राहुल कूदा। द स्विमिंग पूल, यहाँ पर आएगा आपके इनटू। आपको बताया होगा अंग्रेजी पढ़ाने वाले सर ने कि कोई भी चीज जो मूविंग करते हुए किसी चीज के अंदर जा रही है तो वहां इनटू आता है। और
पहले से अंदर है तो एन आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यू खाली जगह नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको जोर से नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए आएगा मस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको अब सद में देने थे, और इस तरह आपको सोच समझ के उत्तर लिखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई गलत आंसर नहीं होगा आपका, और सातों ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 7 नंबर आ जाएंगे। पार्ट सेकंड देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है और बीच में खाली जगह छोड़ रखी है। 8 से 11 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, यानी लिखने हैं इसका मतलब आपको कहीं से नहीं लाने हो, आंसर भी यहीं दे रखे हैं, ये जो शब्द दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे, इनमें से आपको भरने। नॉन, ब्रेवली, ये फ्रीडम फाइटर, मैरिड और झांसी। यहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, जबकि आपके पास रिक्त स्थान वो केवल 4 है, इसलिए एक वर्ड जो है वो बच जाएगा, लेकिन कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच जाएगा तो बच जाएगा। आपको जो प्रॉपर वर्ड जिस जगह पे आ रहा है वो आपको भरना है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट, सबसे पहले आएगा फ्रीडम फाइटर, इस 1 नंबर में आपको भरना, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। सी इज नो वन, ये पढ़ा नॉन, ये यहाँ पे आएगा नॉन, ठीक है। नॉन एज झांसी की रानी, वह झांसी की रानी के रूप में जानी जाती थी। सी वॉज, खाली जगह में क्या आएगा, मैरिड टू राजा गंगाधर राव, उसकी शादी यहाँ पर आएगा मैरिड, ये इस जगह पड़ा मैरिड, गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली, ये आएगा यहाँ 4 नंबर पे, ब्रेवली यानी बहादुरी से लड़ी, ये ब्रेवली। इस तरह आपने ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे 8 से 11, ये चारों कर लिए, यानी 8 नंबर आ जाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात, 2-2 नंबर की है ये खाली जगह, और करना क्या, ऊपर से देख के भरनी है सही। लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को, उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, नहीं तो ठीक जगह पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो शब्द दे रखे हैं इनके ऑपोजिट जेंडर आपको लिखने। जेंटल मैन, जेंटलमैन का ऑपोजिट जेंडर होगा जेंटल वीमेन। जेंटल तो आप वापस लिखना और आगे जोड़ देना वीमेन। और हॉर्स का होता मेयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और परसों यानी 20 मार्च को जब आपका पेपर होता है आपको इसी तरह समझ के इसको हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्दों में मिसिंग लेटर्स यानी जो बीच में खाली जगह छोड़ रखी है उसको आपको भरना है। ये लेपर्ड की स्पेलिंग है LEO, यानी आपने अभी तक ई भरा है, P, और इसके बाद आपको भरना A और RD लिखा हुआ है, ये लेपर्ड। ये सिनेमा की स्पेलिंग है, C लिखा हुआ INEMA। आगे बढ़ते हैं। वी शुड वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल, हमें व्हीकल चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अब आपको शब्द लाना ताकि, वो इससे बनता है सो दैट, यानी आप इस जगह पे भरेंगे सो दैट वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट। 15वां देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये भी आपने जो 8 से 11 तक हल की वैसा ही है। रिक्त स्थान में ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं इनको आपको नीचे भरने हैं। ऊपर 4 दे रखे, जबकि आपको पूछे 2 ही है तो 2 आप भर लेना 1-1 नंबर के। ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है। वन शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड,
यानी सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए हर किसी को। और वन शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, चलाते समय यानी ड्राइविंग करते समय ड्रिंक नहीं करना चाहिए। बड़े आसान लग रहे होंगे बच्चों जब मैं उत्तर बता रहा हूँ, तो आप को भी इसी तरह समझ के आंसर लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे निश्चित रूप से। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये उल्टे सीधे लिख रखे हैं, आपको इनको जोड़ना है, ठीक। यानी सब्जेक्ट पहले लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, ऑब्जेक्ट बाद में जोड़ना है। इस तरह आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहाँ भी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, कोई इसका सूत्र वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आप सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ के इसको एडजस्ट करना है केवल। जैसे द ओल्ड लेडी, पूरा सेंटेंस में पढ़ता हूँ, वॉज द ओल्ड लेडी सिटिंग इन अ व्हील चेयर, यानी इसके 1 2 3 4 टुकड़े कर रखे। आप स्टार्ट करेंगे द ओल्ड लेडी से, सबसे पहले ये आ जाएगा, ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, इस तरह ये सही हो जाएगा। एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन है, मोहन इज एन ऑनेस्ट, और बॉय आ जाएगा लास्ट में। इस तरह इनको जो उल्टे सीधे लिखे उसको जोड़ना है, 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा समझने का मामला आ गया है पार्ट 3 में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उत्तर आपको लिखने, लेकिन उत्तर लिखने से पहले आपको एक पैसेज दे रखा है, ऊपर लिखा है देखो 17 से 18, क्वेश्चन नंबर 17 to 18। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं आपको ये पैसेज समझा देता हूँ हिंदी में भी अच्छी तरह से, ताकि आप बाद में जो पैसेज आए उनको भी इसी तरह समझ के उनका उत्तर लिख पाएंगे। All these thoughts led me to question myself, यानी इन सभी विचारों ने मुझे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। As to why people climb mountains, और सवाल कौन सा कर रहा है कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। It is not easy to answer the question, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। The simplest answer would be, सबसे सरल इसका उत्तर होगा, as others have said, जैसा कि दूसरों ने कहा है, because it if they are, क्योंकि यह वहां है। पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि वो वहां पर है इसलिए चढ़ते हैं, देखे नहीं तो क्या चढ़ेंगे उस पर। फिर देखो, because it if there it presents great difficulties, यह बड़ी मुश्किलें पेश करता है, पर्वत पे चढ़ोगे तो तकलीफें होगी। Man takes delight in over climbing obstacles, यानी मनुष्य बाधाओं पर काबू पाने में आनंद लेता है। The obstacles in climbing a mountain are physical, यानी पहाड़ पर चढ़ने में बाधाएं शारीरिक होती है, यानी शरीर को तकलीफ होगी जब चढ़ेंगे तब। A climb to a summit means endurance, शिखर पर चढ़ने का मतलब है endurance यानी धीरज, persistence यानी दृढ़ता, and will power यानी इच्छा शक्ति। ये तीनों चीजें आप में होनी चाहिए। I have been attracted by mountains, मैं पर्वतों से आकर्षित हुआ हूँ। I had been miserable, lost when away from mountains, यानी मैं पहाड़ों से दूर मैदानों में दुखी खोया हुआ महसूस करता था। In the plains, मैदानों में। I believe that mountains are a means of communication with God, मेरा मानना है कि पहाड़ भगवान से संवाद करने का एक साधन है। ये आपने पढ़ लिया इसको अच्छी तरह से। अब जो जो चीजें पढ़ी है उनमें से आपको उत्तर देने हैं। 17वां प्रश्न देखो, व्हाट डज ए मैन टेक्स डिलाइट इन। अब जैसा कि पहले कहा गया था कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर पैसेज के अंदर मिलेंगे।
तो व्हाट डज अ मैन टेक्स डिलाइट इन, यानी मनुष्य डिलाइट कब होता है? तो इसका आंसर ये देखो, यहाँ पे आपने इसका ढूंढ लिया होगा, यदि नहीं ढूंढा तो ये देखो, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवर कमिंग ऑब्टेकल्स। ऑब्टेकल्स यानी मनुष्य बाधाओं पर विजय प्राप्त करके उत्साहित होता है। इससे नेक्स्ट बढ़ो। व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, यानी नरेटर कहते हैं लेखक को, लेखक अपने आप से क्या पूछता है? वो पहली लाइन में आपका प्रश्न का उत्तर था, देखो ये, वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ये नरेटर अपने आप से पूछता है कि लोग पहाड़ों पे क्यों चढ़ते हैं। ये दूसरे का आंसर था। तीसरा देखो, पहले प्रश्न देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा, विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर हैव, लेखक को क्या विश्वास था? तो इसका आंसर देखने के लिए मैं पुनः ले चलता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, यानी ये जो पर्वत है वो भगवान से संवाद करने का एक माध्यम है, और लेखक का ऐसा मानना था। आगे बढ़ो। What according to the narrator a climb to a summit means, यानी लेखक के अनुसार शिखर पर चढ़ने का मतलब क्या है? वो भी आंसर आपको पहले ऊपर ले चलता हूँ। ये देखिए सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, अ क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये इसका आंसर हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से और स्पष्ट दिखाई दे देगा, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख पाएंगे। व्हाट अट्रैक्टेड द नरेटर्स, यानी नरेटर को, लेखक को कौन आकर्षित करता था? वो थे माउंटेन्स। आपने बहुत पढ़ लिया इसको, इसका आंसर लिख देना माउंटेन्स। मैं पुनः दोहरा देता हूँ विद्यार्थियों, कोई भी पैसेज वाला प्रश्न आए, पैसेज आप अच्छी तरह से पढ़ना, फिर उसके आंसर लिखना। सबसे सरल काम, आपको कहीं रटना नहीं है कि पहले याद नहीं थे अब कहाँ से लाए, ऐसा कुछ नहीं, उसमें से ही ढूंढ के लिखना है। इसलिए बड़ा सरल सा काम है ये। और कितने नंबर आपको मिल जाएंगे इस पैसेज से? देखो इस पैसेज में मैं पुनः बता देता हूँ आपको, 2 2 4 1 5 2 7 1 8, और अभी नवा और पड़ा नीचे 2 नंबर का, यानी 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। और कुछ भी याद नहीं करना था, बड़ा आसान काम था। 10वां देखो, आइडेंटिफाई एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में जो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं 2, इनके ऑपोजिट विलोम शब्द लिखने। डिफिकल्ट यानी कठिन, इसका होता है इजी यानी आसान, और गिव यानी देना, टेक यानी लेना। ये यहाँ पे 2 नंबर और मिल गए आपको। कमो बेस नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा कैसा है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 13 years old Meghna was swept away along with the parents and 77 other people. वो 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बहा ले गई, वो जो समंदर की लहरें आई थी ना उससे। She spent 2 days floating in the sea. उसने समंदर में तैरते हुए 2 दिन गुजारे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठ के। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने वो जो रिलीफ हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा था उसको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने इसको नहीं देखा। यानी मेघना ने तो देखा हेलीकॉप्टर को, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave. उसी समय एक बड़ी सी लहर आई और उसको दरवाजे समेत किनारे पर ले आई। And was found walking on the seashore in a daze. और फिर वो समंदर के किनारे पर डेज यानी अचंभित अवस्था में घूमती हुई मिली। सेकंड देखो, अल्मास जावेद was 10 years old. अल्मास जावेद 10 वर्ष का था। She was a student of Cornell कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर एंड हैड अ पेट्रोल पंप। यानी अल्मास जावेद 10 साल का था और वो कॉर्मेल
पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता था, जहाँ पर उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कोरिया आइलैंड, उसकी माँ राहिला का घर नॉन कोरिया आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने गया। व्हेन द ट्रेमर्स केम, यानी जब कंपन हुआ तब क्या हुआ? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय परिवार सो रहा था। ये आपने पढ़ ली दोनों स्टोरीज, एक मेघना की, दूसरी अलमास जावेद की। अब आपको आंसर लिखने हैं इन प्रश्नों के। पहला प्रश्न क्या कह रहा देखो, हाउ मेनी पीपल स्वेप्ट अवे विद मेघना, मेघना के साथ कितने लोग और बहा दिए गए? तो आप लिखना हर पेरेंट्स एंड 77 पीपल। Why was Meghna not saved by relief helicopters? रिलीफ हेलीकॉप्टर ने मेघना को क्यों नहीं बचाया? तो आप लिखना उसका आंसर, बिकॉज दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने उसको देखा नहीं था। ये भी मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके बता देता हूँ ताकि आप लिख पाएंगे अच्छी तरह से। रिलीफ हेलीकॉप्टर मेघना को क्यों नहीं बचा पाया? तो ये देखो, दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने उसको नहीं देखा था। मेघना ने हेलीकॉप्टर देखा था लेकिन उन्होंने नहीं देखा। और कितने लोग बहा लिए गए थे वो देखो, यहाँ पे लिखा है अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। ये फर्स्ट का आंसर था, यानी सारे आंसर इसमें लिखे हुए हैं। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पैसेज को पढ़ना और जो शब्द दो दे रखे इनके बहुवचन बनाने बड़ा सरल काम है, दोनों में एस जोड़ देना, प्लूरल हो जाएगा। Who was अलमास जावेद एंड वेयर डिड शी स्टडी? अब दूसरी स्टोरी में से प्रश्न है कि अलमास जावेद कौन था और कहाँ पढ़ता था। ये आपको मैं पुनः ऊपर ले चलता हूँ। देखो ये पढ़ा यहाँ पे, अलमास जावेद वॉज 10 years old, ये आपको लिख देना। एंड शी वॉज स्टूडेंट ऑफ कॉर्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, यानी वो पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता था और 10 साल का था। नीचे व्हेन डिड द ट्रिमर्स कम, यानी ट्रिमर्स कब आई, कंपन कब हुआ? तो उसका आंसर आपको लिखना है, ऊपर दे रखा है देखो, इस जगह पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और क्लियर, मेरे बिना इशारा किया यदि आपने देख लिया तो अच्छी बात है। ये देखो, द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, इतना ही लिखना बस। आगे बढ़ो, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये तो चलो हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस। इसको थोड़ा समझना पड़ता तब लिख पाएंगे आप, यानी ये पूरी जो लाइन है इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो लाइन क्या है, अ पर्सन्स फादर एंड मदर, किसी व्यक्ति के माता और पिता, उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? उसकी स्पेलिंग पी से चालू होगी, तो आपको पता चला होगा, उसको कहते हैं पेरेंट्स। ये पी से चालू, ये पी से चालू, ये भी सरल काम। कमोबेश अगला प्रश्न भी ऐसा का ऐसा है। वन ऑफ द, ये देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कितना आसान काम कर लिया गया। 2-3 पैसेज आपको दे रखे और तीनों पैसेज में से 10-10 नंबर के प्रश्न पूछे, यानी 30 नंबर हम बिना कोई रटे, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए कमा सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग, यानी पक्षियों के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वो है यात्रा। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर, हर साल शरद ऋतु और शीत ऋतु के प्रारंभ में बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, पक्षी यात्रा करते कहाँ से? एशिया के उत्तरी भागों से, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी भागों से, टू द सदर्न वार्मर लैंड, दक्षिणी गर्म भूमि की तरफ हो जाते हैं, यानी
जिस जगह सर्दी पड़ने लग जाती वहाँ से उड़ के वो गर्मी वाले जगहों पर चले जाते हैं। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में वापसी करते हैं, एंड अर्ली समर, और गर्मियों की शुरुआत में। दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, वे बड़े समय के पाबंद होते हैं, यदि कोई खराब मौसम की बाधा नहीं आई तो वो लेट नहीं होते, अपने तय तय टाइम टेबल के अनुसार वो चलते रहते हैं। दे फेस मैनी डेंजर्स एंड हार्डशिप, वे कई खतरों का सामना करते हैं, हार्डशिप यानी कठिनाइयों का सामना करते हैं। कब? वाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, जब लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स अराइव्स एंड ड्राइव देम फॉर आउट ऑफ कोर्स, कभी कभी अचानक तूफान आ जाते हैं जो उनको रास्ता भटका देते हैं, यानी अलग दिशाओं में ले जाते हैं। एट नाइट, रात में, ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज द बर्ड्स, रात में चमचमाती जो लाइट्स है वो उनको कंफ्यूज कर देती है, भ्रमित कर देती है और आकर्षित भी करती है। दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, और वे सबसे तेज गति से उड़ नहीं सकते। ये आपने पढ़ लिए, इनमें से आपको फिर आंसर लिखने हैं। व्हाट डू बर्ड्स डू एवरी ईयर, हर साल पक्षी क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा। हर साल पक्षी क्या करते हैं, और क्लियर लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ से देखो, यहाँ पर था ये वर्ड एवरी ईयर, और यहाँ भी एवरी ईयर से शुरू होता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर, बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द सदर्न वार्मर लैंड, यहाँ तक लिखना था। सेकंड देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ, पक्षियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है, तो वो है सबसे ऊपर जो लाइन में बता देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ था, ये वर्ड लिखना आपको, ट्रेवलिंग। आगे बढ़ो। व्हेन डू द बर्ड मेक देयर रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा कब करते हैं, ये भी क्लियर लिखा हुआ था, आपने पैसेज पढ़ा। दे मेक, यहाँ से चालू करना, दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, हो गया आपका काम। आगे बढ़ते हैं। वाई कांट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट, रात के समय वो सबसे तेज गति से क्यों नहीं उड़ पाते, उसका कारण क्या है। यहाँ से देखो, एट नाइट क्वेश्चन में था, ये आंसर एट नाइट से चालू। एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज द बर्ड्स, सो दे कांट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, ये यहाँ तक आंसर आपको लिखना। What difficulties do the birds face while traveling, यात्रा करते समय उनको क्या क्या परेशानियां आती है, पक्षियों को बहुत सारी परेशानियां आती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो, ये बैड वेदर आता है, और दे फेस मैनी डेंजर्स एंड हार्डशिप वाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, और ये देखो, सडन स्टॉर्म्स अराइज हो जाते हैं टू ड्राइव देम फार आउट ऑफ द कोर्स, यानी इसका थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, आपको लिखना है इतना। फिर देखो, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहाँ भी अपने ऊपर जो पेरेंट्स वाला किया था ना, वैसा का वैसा ये भी है। और 1 नंबर का प्रश्न है, देखो, डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर कोई भी काम करना, पक्षी करते थे ना, उनके लिए देखो, पी से स्पेलिंग चालू है, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, देखो वापस कि कौन सा वर्ड आ, क्योंकि आपको ढूंढना पैसेज में से, इसलिए ये वर्ड पड़ा यहाँ पे, पंक्चुअल, पी से बनता है। पुनः नीचे ले चलता हूँ। दूसरा देखो, वेरी बैड वेदर विद ए लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स एटसेट्रा, बहुत खराब मौसम जिसमें बारिश भी हो, तूफान भी हो, उसको क्या कहते हैं। मैं पुनः ऊपर ले चलता हूँ आपको, क्योंकि आपको ये भी वर्ड जो है वो पैसेज में से लिखना है, तो यहाँ पे आया होगा कहीं, देखना किस जगह, पंक्चुअल, डिलेड, बैड, दे फेस मैनी डेंजर हार्डशिप वाइल ट्रेवलिंग डिस्टेंस, समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स, ये स्टॉर्म यानी तूफान, कई बार जो अचानक बारिश होने लगती है, तेज हवाएं चलती है, उसको स्टॉर्म्स कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा, स्पेलिंग एस से चालू है इसकी, ये पड़ी एस इस जगह पे,
तो ऊपर जो आपने लिखा वो पंक्चुअल और इस जगह आएगा स्टॉर्म यानी तूफान। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कौन सी घटना पहले घटी उसके बाद कौन सी उसके बाद कौन सी, इस तरह आपको इन पांचों सेंटेंस को अरेंज करके वापस लिखना है। और 5 नंबर के है, केवल आपको अरेंजमेंट करना है, नंबर मिल जाएंगे। कितने आसान आसान से प्रश्न है देखो। सबसे पहले कौन सी घटना घटी, यहाँ पर 3 4 में तो सन लगी हुई, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया कि कौन सी घटना पहले हुई, यानी ये सबसे पहले हुई सी वाली, 1 नंबर में आएगा सी, 1930 है ना। इसके बाद 2 नंबर में आएगा ए, 1942 वाली घटना घटी। फिर 3 नंबर में सी, 1947 वाली घटना घटी, सी नहीं सॉरी डी। और इससे ऊपर बढ़ो, 47 के बाद लिख रखा 1950 वाली ये घटना, यानी बी आ जाएगा डी में। और लास्ट में जो बच गया वो लास्ट में रह गया ई। इस तरह आपको इसको केवल व्यवस्थित करना है। और यहाँ तो सन लिखे हुए हैं इसलिए आपका काम आसान है, लेकिन घटनाओं को देखकर यदि सन नहीं भी लिखे हुए हैं तो अंदाज लगा के ठीक से उसको क्रम में जमाना कि पहले कौन सी घटना घटी बाद में कौन सी हुई। इस तरह आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। अब आपका असली इम्तिहान चालू होगा पार्ट 4 में। ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी बड़े बड़े प्रश्न हैं जिनके आपको आंसर लिखने। यू आर अरिजीत या दिव्या स्टडिंग इन अलवर, राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडीज। ये आपको 10 नंबर का प्रश्न है। सर ने कोई लेटर आपको बताए होंगे कि अपनी माँ को अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है, उसका लेटर लिखना आपको आता होगा, वो लिखना है। उसके लिए ये स्पेस दे रखा क्योंकि काम आपका सारा जो दूसरी कोई कॉपी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन भी उसी में है और आंसर भी आपको उसी में लिखने। अथवा में दे रखा है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है। आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और आपको टीसी चाहिए, वो भी आपने याद की है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ लिखना है, ये भी हालांकि है अथवा में लेकिन बड़ा आसान। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज, यानी पेड़ों को बचाने पे आपको पैराग्राफ लिखना। ये पेड़ का चित्र, आप क्या क्या करेंगे पेड़ों को बचाने के लिए। ऊपर जो शब्द दे रखे इनका आपको प्रयोग करके बीच बीच में काम में लेने और अपनी तरफ से नए वाक्य बनाने की। वर्ड्स वगैरह क्या क्या देते हैं, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सपोर्ट इकोसिस्टम, रेनफॉल, बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। यदि आपको ये आसान लगे तो ये लिखना, अन्यथा नीचे स्टोरी दे रखी है 2 फ्रेंड्स एंड बियर, वो 2 मित्र और भालू वाली, आपको ये अच्छी लगती है तो इसको जोड़ के लिख लेना। जो भी आपको सरल लगे वो काम करना है। तो ये था विद्यार्थियों परसों यानी 20 मार्च 2025 को जो 8th क्लास की अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, उसका मैं हूबहू नमूना लेकर आपके बीच पहुंचा हूँ। कमोबेश ऐसा ही पेपर आएगा और इसी प्रकार आपको हल करना है, तो आप 80 में से 80 मार्क्स पूरे ला पाएंगे निश्चित रूप से। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। पुनः दोहरा देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ कर लेवें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर टिप्पणी अवश्य करनी है। धन्यवाद।